हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल स्पाइस स्टडी पर। सो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो? ऐसी ठंड में अकड़ रहे हो? नहीं, अकड़ना नहीं है। आज मैं वो वीडियो लाया हूँ आपकी अकड़ दूर कर देगी। जी हाँ, आज मैराथन क्लास करने वाले हैं। इस वीडियो में हम सब कुछ कवर करेंगे। क्या क्या कवर करेंगे, चलिए मैं आपको समझाता हूँ। तो देखिए, इसमें पहले ऑब्जेक्टिव करूँगा। मैं क्या करूँगा? ऑब्जेक्टिव। फिर आपको एक न्यूमेरिकल भी करूँगा, जो न्यूमेरिकल जो एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर तीसरा करूँगा क्या होता है जब, तो आपको रिएक्शन करूँगा और कैसे प्राप्त करेंगे ये भी हम रिएक्शन करेंगे। तो आज हम इस वीडियो में सब कुछ कवर करने वाले हैं, और वो भी पूरी किताब के सभी महत्वपूर्ण टॉपिक, यानी कि सारी किताब में से हम सारे क्वेश्चन लेंगे। और हर साल जो क्वेश्चन आते हैं, यानी कि हर साल आने वाले सभी क्वेश्चनों को मैंने इसमें लिया है। हर हर क्वेश्चन के आगे मैंने ये भी लिखा है कि वो क्वेश्चन कौन से सन में आया हुआ है, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि एग्जामिनर किस तरीके के सवाल देता है, कौन कौन से इम्पोर्टेंट है। और जो बच्चे 2024 का एग्ज़ाम देंगे, अर्थात जो क्लास 12th में है 2024 का एग्ज़ाम देने वाले हैं, उनका ये 90.9% क्वेश्चन लगेंगे। 100% तो नहीं कह सकता, पर 99.9% क्वेश्चन आपके लग जाएंगे। तो चलिए अब क्वेश्चन की हम शुरुआत करते हैं। ये तो रहा इंट्रोडक्शन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या कहता है। तो चलिए, पहला क्वेश्चन हमारा ये रहा। इसमें पहले ऑब्जेक्टिव देखेंगे, फिर हम उसके बाद स्टेप बाय स्टेप पढ़ते जाएंगे आगे। तो पहला ही क्वेश्चन है, शुद्ध जल की मोलरता होती है। तो इसमें जो आपका एग्जाम में आता है, 2014 में आ चुका है, 16 में आया है, 17 में आया है, और 22 में और 23 में। तो क्या क्या आया है देखिए। इसका पहला ऑप्शन है 15 नहीं 55.56, दूसरा ऑप्शन है 5.55, और तीसरा ऑप्शन है 0.8, यानी कि 18। तो शुद्ध जल की मोलरता कितनी होती है, बता सकते हो मेरे प्यारे बच्चों? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही बताया। जो ऑप्शन नंबर ए है ये बिल्कुल राइट आंसर है। इसका जो पहला है 55.56 शुद्ध जल की मोलरता होती है। तो आई होप समझ गए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कितना आसान है। अब क्वेश्चन नंबर 2, इसमें कहा निम्न में से कौन सा अणु संख्या गुणधर्म है। तो ये कौन कौन से सन में 15, 17, 18, 19 लगभग हर साल आता है, एक एक साल छोड़ के। तो उम्मीद करिए इस साल आपको देखने को मिल जाएगा। तो इसमें पहला ऑप्शन है श्यानता, तीसरा ऑप्शन है परासरण, दूसरा ऑप्शन है परासरण, तीसरा है पृष्ठ तनाव। तो इसमें जो आपको क्वेश्चन नंबर 2 में कौन सा सही लग रहा, तो बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 2 में 2 का सही आंसर होगा परासरण, अर्थात ये जो इसका आंसर है परासरण सही आंसर हो जाएगा। तो अब क्वेश्चन नंबर 3, अगर आप प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक यानी कि के का समीकरण क्या होगा। तो 2010, 12, 13 में ये सवाल आ चुका है। तो देखिए, ये मैंने इसके ऑप्शन लिख दिए हैं। के बराबर 2.303 बटे में टी, और इंटू में है log 10 a अपॉन a माइनस एक्स। इसी प्रकार ये है, इसी प्रकार ये है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका? तो इसमें जो ऑप्शन होगा बिल्कुल तीसरा राइट आंसर होगा। तीसरे का नहीं, सॉरी फर्स्ट, तीसरे का फर्स्ट बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर हो गए होंगे। तो आप देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं इस वीडियो का। इसमें शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग नियतांक का मात्रक। तो 2011, 17, 19, 23 में ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। तो चलिए, पहला है इसका ऑप्शन लीटर सेकंड की घात -1, लीटर मोल सेकंड घात, लीटर मोल की घात -1 सेकंड घात -1। तीसरा है मोल लीटर की घात -1 सेकंड घात -1। तो क्वेश्चन नंबर 4 का कौन सा सही होगा? तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो है तीसरा बिल्कुल सही होगा। इसमें मोल लीटर -1 सेकंड घात -1 इसका आंसर सही होगा। तो क्वेश्चन समझ में आया। अब क्वेश्चन नंबर 5, इसमें बोला संक्रमण तत्वों में 4D श्रेणी का तत्व है। तो जो आपके सामने तत्व लिखे हैं, तो इसमें कौन सा 4 श्रेणी का तत्व है? 2011, 16, 17 में क्वेश्चन आ चुका है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेकंड, 47 बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, ये अगर आज CHCl3 ऑक्सीकरण पर देता है, यानी कि CHCl3 को अगर ऑक्सीकरण करेंगे तो वो क्या देता है? फास्फजीन, फॉर्मिक अम्ल, मेथिल क्लोराइड। तो 2014, 16, 17, 18, 19 में क्वेश्चन आ चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का कौन सा सही आंसर होगा बताइए भाई। पहला है फास्फजीन, फॉर्मिक अम्ल, मेथिल क्लोराइड। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल राइट आंसर होगा फास्फजीन जीन, सही है। अब सेकंड देख लेते हैं, सॉरी 7वां क्वेश्चन, अगर निम्न में से कौन फेलिंग विलयन का अपचयन नहीं कर सकता है।
तो पहला फार्मिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, फॉर्मेल्डिहाइड। तो कौन सा सही होगा? सातवें का। सातवें का बिल्कुल राइट आंसर होगा सेकंड। जो एसिटिक अम्ल होगा वो फेलिंग विलयन का अपचयन नहीं करता। ये दोनों क्या करें? अपचयन करते हैं, बट इसमें क्वेश्चन में बोला नहीं करता, इसलिए इसका सही आंसर होगा एसिटिक अम्ल। तो समझ में आया? चलिए अगला देख लेते हैं। सबसे मीठी शर्करा है। तो क्वेश्चन नंबर 17, 18, 23 में बूझा जा चुका है। तो बताइए ग्लूकोज, फ्रैक्टोज या सुक्रोज। तो कौन सा सही होगा? इसका सही आंसर जो होगा सेकंड होगा। सेकंड यानी कि फ्रैक्टोज सबसे मीठी शर्करा है। तो आई होप समझ गया क्वेश्चन। चलिए मेरे प्यारे बच्चों आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, डीएनए में कौन सा क्षारक अम्ल होता है? सॉरी, क्षारक नहीं होता है। 2015, 16, 17, 18 तो लगातार आता रहा है और अब भी आएगा। तो चलिए पहला ऑप्शन है थायमीन, साइटोसिन, यूरेसिल। तो डीएनए में कौन सा क्षारक नहीं होता? तो बताइए आपका सही आंसर कौन सा होगा? जी, आपका बिल्कुल सही आंसर होगा यूरेसिल। तो यूरेसिल डीएनए में क्षारक नहीं होता है। तो क्वेश्चन नंबर समझ में आ गए। 9th किस तरीके से कराए? तो ये थे आपके ऑब्जेक्टिव। अब चलते हैं क्वेश्चनों पे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? देखिए अगर आप प्राथमिक, द्वितीय तथा तृतीयक एल्कोहल में विभेद करने वाला एक रासायनिक परीक्षण लिखिए, समीकरण भी दीजिए। यानी कि आपको परिभाषा भी देनी है और उसका एक समीकरण भी देना है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं। पहले पढ़ते हैं प्राथमिक समीकरण। अब इसमें पहला है ऑक्सीकरण विधि द्वारा। तो प्राथमिक एल्कोहल देखेंगे। ये अगर आप प्राथमिक एल्कोहल का ऑक्सीकरण करने पर पहले एल्डिहाइड देते हैं, जो पुनः ऑक्सीकरण कर कार्बोक्सिलिक अम्ल देते हैं। यानी कि पहले तो आपको क्या देंगे भाई? प्राथमिक एल्कोहल का ऑक्सीकरण करने पर जो है पहले एल्डिहाइड देंगे, उसके बाद पुनः ऑक्सीकरण करने पर क्या देंगे? कार्बोक्सिलिक अम्ल देते हैं। तो ये हमारा CH3 CH2OH। तो हमने क्या करा? प्राथमिक एल्कोहल को भाई एल्डिहाइड करा, यानी कि ऑक्सीकरण करने पर क्या मिला? हमें एल्डिहाइड मिल गया। और जो क्या करा? इसका पुनः ऑक्सीकरण हमने करा, CH3 CHO का पुनः ऑक्सीकरण करा। पुनः ऑक्सीकरण करने के बाद हमें क्या प्राप्त हुआ? हमें प्राप्त हुआ कार्बोक्सिल। तो जो CH3 COOH। समझ में आ गया? तो चलिए अब देखते हैं द्वितीयक एल्कोहल। तो द्वितीय एल्कोहल क्या है? द्वितीयक एल्कोहल का ऑक्सीकरण करने पर कीटोन देते हैं। यानी कि जब इसका ऑक्सीकरण करेंगे तो हमें करने पे क्या देंगे? कीटोन देंगे, जिसमें कार्बन परमाणु की संख्या मूल अल्कोहल के बराबर होती है। तो कैसे होगी? चलो इसको समझा देता हूँ। ये हमारा क्या है? ये एल्कोहल है, CH3 सिंगल बॉन्ड C, मतलब ये आपको दिख रहा होगा। ये इसका हमने क्या करा? ऑक्सीकरण करा। ऑक्सीकरण करने से हमें क्या मिला? कीटोन देते हैं। क्या क्या है? कीटोन। अब इनके कार्बन की जगह कार्बन परमाणु की संख्या मूल अल्कोहल के बराबर है। तो इसमें कार्बन की संख्या देखे थे 1 2 3। तो जो मूल संख्या के बराबर है। तो मूल संख्या में कितने कार्बन है? 1 2 3। तो 3 मूल संख्या में कार्बन है, 3 ही इसमें किसमें? एल्कोहल में। यानी कि जो हमें क्या प्राप्त हुआ? ये एल्कोहल प्राप्त हुआ, यानी कि कीटोन। समझ में आ गया? तो आई होप समझ गए। अब चलते हैं तृतीय एल्कोहल में। तृतीय एल्कोहल पढ़ लेते हैं इसको। ये लिख रहा है, तृतीयक एल्कोहल साधारण परिस्थिति में ऑक्सीकृत नहीं होते हैं। प्रबल अम्लीय माध्यम में ऑक्सीकरण करने पर ये कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल का मिश्रण देते हैं, जिनके अणुओं में कार्बन परमाणु की संख्या मूल अल्कोहल से कम होती है। तो समझ में आ गया? तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 2, डीएनए तथा आरएनए में अंतर लिखिए। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आया है। अंतर हम देख लेते हैं। तो पहला है, इसमें उपस्थित शर्करा D2 डीऑक्सी राइबोस होती है। अच्छा, इसमें पहला है, इसमें उपस्थित शर्करा D राइबोस होता है। समझ में आया पहला अंतर? अब दूसरा अंतर, यह स्वयं द्विगुण कर सकता है। इसका दूसरा अंतर, तो इसमें क्या लिख रहा है? यह स्वयं द्विगुण नहीं कर सकता, यानी कि ये द्विगुण कर सकता है परंतु ये द्विगुण कर नहीं सकता। अब क्वेश्चन इसमें तीसरा देख लेते हैं। यह पॉलीन्यूक्लियोटाइड की दोहरी श्रृंखला है और यह पॉलीन्यूक्लियोटाइड की एक श्रृंखला, यानी कि ये एक श्रृंखला है, जबकि क्या है? दोहरी, यानी कि 2 श्रृंखला है। अगला है, इसमें नाइट्रोजनी क्षार ATGC होता है, जबकि इसमें नाइट्रोजनी क्षार AUGC होता है। तो अंतर समझ में आया? बहुत ईजी है, ज़्यादा हार्ड चीज़ नहीं है। अब क्वेश्चन में देख लेते हैं नेक्स्ट हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन में नेक्स्ट भी पढ़ लेते हैं।
तो इसमें क्या क्या लिख रहा है, चलिए पढ़ लेते हैं। एक रहा नैन स्टार्स समीकरण क्या है, मानक इलेक्ट्रोड विभव तथा इलेक्ट्रोड विभव में संबंध बताइए। समझ में आया। तो इसमें लिख रहा है नैन स्टार्ट समीकरण के अनुसार किसी ताप T पर धातु इलेक्ट्रोड, यानी कि धातु इलेक्ट्रोड को मैंने दिखाया M/M+ से, के विभव E, मानव इलेक्ट्रोड विभव E0 और विलयन में धातु आयनों की सांद्रता Mn+ में निम्न संबंध होता है। ये होता है A बराबर E0 माइनस का 2.303 RT/NF और इंटू में होता है log 10 R/1/Mn+। अब ये R क्या है, मैंने यहाँ लिखा है आपको, देखिए नहीं दिख रहा तो थोड़ा सा मैं दिखा देता हूँ ताकि आपको दिख जाए। R है गैस नियतांक, T है परम ताप, F क्या है फैराडे नियतांक और N क्या है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो क्वेश्चन समझ में आ गया, इजी है, बहुत ईजी है, बस रट लो जैसे भी, क्योंकि टाइम बहुत कम है और समझा मैंने दिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4। ये अगला इलेक्ट्रोड विभव पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखी, संक्षिप्त माने छोटी सी टिप्पणी लिख ली इलेक्ट्रोड विभव पर। तो इसमें है जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवण के जलीय विलयन में डुबोया जाता है तो धातु की जो छड़ है और विलयन के मध्य में उत्पन्न होने वाले विभव को इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। इसे कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। कहने का मतलब है भाई जब किसी धातु की छड़ को और उसी यानी कि उसी धातु के लवण के जलीय विलयन में उसे डुबो दो तो धातु की जो छड़ है और विलयन के मध्य में जो उत्पन्न होने वाला विभव है को ही इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। इसे कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। ये करा विटामिन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखी। तो चलिए संक्षिप्त टिप्पणी लिखते हैं। इसका मतलब इस पर कुछ आप 1 2 4 पॉइंट लिख सकते हैं। तो इसमें कुछ पॉइंट हैं। पहला पॉइंट है विटामिन एक प्रकार के जटिल कार्बनिक पदार्थ हैं, नंबर 1। नंबर 2 है विटामिन की खोज सी फुंक ने की थी। 2 पॉइंट समझ में आए। तीसरा पॉइंट है विटामिन A B C D E K होते हैं, वे विटामिन समझ में आए। चलिए अगला है विटामिन की कमी से विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है विटामिन शरीर की रोगों से रक्षा करते हैं। तो पॉइंट समझ में आए। विटामिन बहुत अच्छा टॉपिक है, इस पे तो आपको जनरल नॉलेज होनी भी चाहिए। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 है रिएक्शन। चलिए रिएक्शन चेक कर लेते हैं। इसमें है कॉपर धातु सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से सिल्वर को विस्थापित कर देते हैं, क्यों? तो इसका रीजन बताना है आपको। तो चलिए इसमें पढ़ लेते हैं। विद्युत रासायनिक श्रेणी में कॉपर धातु का स्थान सिल्वर धातु से ऊपर होता है, सही है, जिसके कारण कॉपर धातु सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से सिल्वर को विस्थापित करती है। तो ये हमारी कॉपर हो गया, ये हमारे 2AgNO3 के साथ क्रिया कराने पर CuNO3 का ट्वाइस प्लस 2Ag प्राप्त हो गया। तो बहुत ईजी रिएक्शन है। तो चलिए आप क्वेश्चन नंबर देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर है 7। ये कह रहा हेनरी का नियम लिखिए तथा इसके कुछ महत्वपूर्ण उपयोग लिखिए। तो चलिए पहले हेनरी का नियम लिखते हैं। इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता गैस के आंशिक दाब के समानुपाती है। तो बहुत ईजी है, यानी कि स्थिर ताप यानी कि ताप क्या स्थिर होने नियतांक होना चाहिए, पर किसी गैस की द्रव में विलेयता जो है गैस के आंशिक दाब के क्या होती है, समानुपाती होती है। तो माना ये लिख सकते हैं यदि किसी गैस की द्रव में विलेयता क्या मानी S तथा आंशिक दाब माना P हो तो हेनरी के नियम अनुसार यानी कि इस नियम के अनुसार जो विलेयता है वो दाब के क्या होगी, समानुपाती होगी। यहाँ ये तो करा विलेयता दाब के समानुपाती है, अर्थात S समानुपाती P। S क्या है विलेयता, P क्या है आंशिक दाब। क्लियर क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, पढ़ लेते हैं इसको बड़ा ध्यान से। ये बोला है विद्युत रासायनिक श्रेणी किस आधार पर बनाई गई है, समझाइए। तो चलिए समझ लेते हैं इसको। 1 नंबर में या 2 नंबर में क्वेश्चन ये पूछा जाता है। जब धातुओं तथा अधातुओं को उनके बढ़ते हुए मानक इलेक्ट्रोड विभव के क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो विद्युत रासायनिक श्रेणी बनती है। कहने का मतलब है जो धातु और अधातु होती है ना, यदि उनको बढ़ते क्रम में मानक इलेक्ट्रोड विभव के क्रम में और उनको व्यवस्थित करें, यानी कि इस प्रकार से व्यवस्थित करेंगे बढ़ता क्रम हो, तो विद्युत रासायनिक श्रेणी बन जाती है। तो आई होप क्वेश्चन क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर प्यारे बच्चों 9 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है, पढ़ लेते हैं इसको।
ये कह रहा है पेप्टाइड बंध क्या है, पढ़ते हैं इसे। ये कह रहा है वे बंध जो प्रोटीन अणुओं के मध्य उपस्थित होते हैं या प्रोटीन अणुओं के बांधे रखते हैं पेप्टाइड बंध कहलाते हैं। क्वेश्चन समझ में आया? चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। इसमें है क्वथनांक में उन्नयन क्या है। तो जब किसी विलेय को विलायक में घोला जाता है तो प्राप्त विलयन के क्वथनांक में जो उन्नयन होता है उसे क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। इसे कैपिटल टी से प्रदर्शित करते हैं। तो क्वेश्चन समझ में आ गया? बहुत ईजी है, ज़्यादा बड़ी लैंग्वेज में नहीं है। मैंने भी कुछ सटीक भाषा, छोटी भाषा में लिखने की कोशिश की है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर है 10। ये कह रहा है प्रोटीन का विक्तीकरण क्या है। तो जब प्रोटीन के भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों के कारण हाइड्रोजन आबंधों में अव्यवस्था उत्पन्न हो जाती है, जिसके कारण प्रोटीन की तृतीयक संरचना भंग हो जाती है तथा हेलिक्स अनुकूलित हो जाता है। अतः प्रोटीन अपने जैविक सक्रिय खो देते हैं। इसे प्रोटीन का विक्तीकरण कहते हैं। तो ये तो रही इसके क्वेश्चन, मैंने ऑब्जेक्टिव कराए, अब इसके क्वेश्चन भी करा दिए। अब क्या होता है जब इस पे प्रकाश डाल लेते हैं, यानी कि किसी से रिएक्शन कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है वो चीज़ कर लेते हैं। तो चलिए अब इसमें पहला ही देख लेते हैं हमारा क्या होता है जब। तो बहुत ईजी है, ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट ली हैं, ज़्यादा बकवास चीज़ें बिल्कुल भी नहीं ली। तो इसमें पहला है एथिल अल्कोहल को शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ 140 डिग्री टेम्परेचर पर गर्म करते हैं तो क्या होगा। तो चलिए पहले हमने एथिल अल्कोहल लिया सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, तो पहले 140 पर नहीं करेंगे, 100 डिग्री टेम्परेचर पर इसकी रिएक्शन कराएंगे तो हमें क्या C2H5CHO4 प्लस जल प्राप्त होगा। अब ये वाला जो आपका यौगिक है इसको उठाइए और इसके किससे क्रिया कराइए, सल्फ्यूरिक अम्ल से। C2H5OH के साथ 140 डिग्री पर जब हमने क्रिया कराई तो हमें प्राप्त हुआ डाईएथिल ईथर। क्या प्राप्त हुआ? डाईएथिल ईथर प्लस में H2SO4 भी प्राप्त हुआ। तो रिएक्शन समझ में आई? बहुत ईजी है। अब चलिए रिएक्शन नंबर 2 देख लेते हैं। यह है एसिटिल्हाइड को टालेन अभिक्रमक के साथ गर्म करते हैं। तो एसिटिल्हाइड को क्या टालेन के साथ जब हम क्या करेंगे, गर्म करेंगे या रिएक्शन कराएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, ये होगा एसिटिक अम्ल प्राप्त हो जाएगा। आई होप समझ गए। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। ये करा आयोडो बेंजीन को कॉपर के साथ गर्म करते हैं तो क्या होता है। जब आयोडो को देखिए, आयोडो बेंजीन की रिएक्शन आपको पता होनी चाहिए, यह सूत्र पता होना चाहिए। प्लस कॉपर के साथ यदि हम इसके साथ रिएक्शन करते हैं, हीट करते हैं तो हमें डाईफेनिल प्राप्त होता है। तो समझ में आ गया। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला है फॉर्मेल्डिहाइड को सांद्र यानी कि सांद्र NaOH के साथ गर्म किया जाता है तो क्या होगा। तो चलिए फॉर्मेल्डिहाइड के अगर सांद्र के साथ हम क्रिया कर देते हैं तो हमें प्राप्त क्या होता है, मेथिल अल्कोहल प्राप्त हो जाता है। तो आई होप आज की वीडियो में बस इतना ही। आप उम्मीद है आप वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, बहुत अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब चैनल को करें। मिलते हैं किसी और नए टॉपिक के साथ, जब तक के लिए दोस्तों बाय, गुड बाय, टेक केयर, लव यू गाइस।